हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे फर्स्ट फैक्टर लिया है और वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, अधिशोष्य एवं अधिशोषक की प्रकृति। तो देखो, हम अगर सबसे पहले एडजॉर्बेट की बात करें और वो भी फिजिकल एडजॉर्प्शन में, तो ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाइड होती हैं, मतलब जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, उनका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी हाई होता है, मतलब वो आसानी से एडजॉर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के पास पहुंचती हैं तो उस समय इनके जो वंडर वाल्स फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और गैस आसानी से, मतलब एडजॉर्बेट आसानी से सरफेस पर अट्रैक्ट होता है और वहां पर एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक कंपेयर करें कि जो SO2 गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन, ये 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पर मीथेन जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 190 केल्विन, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। तो इस तरह से अगर आपको बहुत सारी गैसेस दे रखी हों और आपसे पूछा गया हो कि इनके रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होंगे या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगी, तो ध्यान रखें कि आपको अगर उनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स दे रखे हों तो आप जो गैस सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रखेगी उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे हाई होगा। इसी ऑर्डर पे आप अरेंज कर सकते हैं। अब अगर हम एडजॉर्बेंट की बात करें तो ऐसे एडजॉर्बेंट जो पोरस होते हैं, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल है, फुलर अर्थ है, या हम कहें कि पाउडर्ड मेटल्स होते हैं। आपने देखा होगा इनकी एडजॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसमें एडजॉर्प्शन रेट जो एक नॉर्मल गुड चारकोल है उससे कहीं ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोकोनट चारकोल, ब्लड चारकोल हो गया, इसी प्रकार से बोन चारकोल है, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा एडजॉर्प्शन में होता है, जबकि नॉर्मल चारकोल मतलब गुड चारकोल का उतना यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी जो है एक्टिवेटेड चारकोल की एडजॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने देखा कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों का नेचर जो है वो एडजॉर्प्शन को इफेक्टेड करता है। तो समझे बच्चों कि जो अधिशोष्य है, अगर हम भौतिक अधिशोषण की बात करें तो जो गैसें बहुत आसानी से द्रवित होती हैं, अर्थात जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, उनका अधिशोषण भी अधिक होता है। क्योंकि जब ये अपने क्रांतिक ताप के पास पहुंचती हैं तो वहां पर इनके जो वांडर वाल्स आकर्षण बल हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इसीलिए वो आसानी से क्या हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं। जैसे SO2 गैस 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पर मीथेन की अपेक्षा जल्दी एडजॉर्ब होती है, ज़्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि जो SO2 है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 630 केल्विन है, जबकि मीथेन का 190 केल्विन है। तो इसका मतलब है कि ये जल्दी लिक्विफाइड होगी और जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अधिशोषक की बात करें तो जो अधिशोषक सरंध्र होते हैं, जितने ज़्यादा चूर्णित रूप में होते हैं, उनकी अधिशोषण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे एक्टिवेटेड सक्रिय चारकोल है वो लकड़ी के चारकोल से कई गुना अच्छा अधिशोषक होता है। फुलर जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसकी जो मॉइस्चर को एडजॉर्ब करने की जो पावर है वो एक नॉर्मल मिट्टी से कहीं ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों एडजॉर्प्शन को इफेक्टेड करते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि इन जनरल इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, इट मींस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडियली एडजॉर्ब्ड। ऐसा क्यों? बिकॉज वंडर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियरर
द क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स मोर SO2, TC है 630 केल्विन देन मीथेन 190। ठीक है, आसानी से द्रवित होने वाली गैस है जिनका उच्च क्रांतिक ताप का अधिशोषण शीघ्रता से होता है। ठीक है, जैसे 1 ग्राम सक्रिय चारकोल SO2 की अधिशोषित मात्रा मीथेन से कहीं ज्यादा होती है। ठीक इसी तरह से पोरस एंड फाइनली पाउडर्ड सॉलिड, ठीक है, सॉलिड्स मतलब एब्जॉर्बेंट्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल हो गई, फुलर अर्थ है। ठीक है, एब्जॉर्ब मोर एज कंपेयर टू द हार्ड नॉन पोरस सब्सट्रेट। ठीक है, एब्जॉर्बेंट सरंध्र और चूर्णित ठोस जैसे सक्रिय चारकोल, फुलर मिट्टी आदि की अधिशोषण क्षमता उच्च होती है। और एक सिंपल सा ये याद रखना कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब ये हो गया एड्जॉर्बेट। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेट। मतलब जो एड्जॉर्बेट गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, और जो एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, उसकी साइज जितनी बड़ी होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। तो यहाँ ये जो फैक्टर ले रहा हूं मैं पहले, ये मेनली फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने पहले किसके बताए हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये पहला पॉइंट नोट करें। अब देखो जो सेकंड फैक्टर है और वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएं किसका, एड्जॉर्बेट गैस का, तो एड्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके, एड्जॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, और ऐसे में उनका जो एड्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ले लेना तो एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम रेट पर आ जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर वहाँ पर जो वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे हाईएस्ट जो है अट्रैक्शन की स्टेट में आ जाते हैं, मतलब उनमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता है। लगातार एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरी सरफेस जो है कवर्ड हो जाएगी। उस स्टेट के बाद फिर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। और सैचुरेशन स्टेट में जो प्रेशर जरूरी होता है, मतलब उस सैचुरेशन स्टेट में जितना प्रेशर होता है गैस का, एड्जॉर्बेट गैस का, उसे बोला जाता है सैचुरेशन प्रेशर। तो इस तरह से यही मैंने लिखा है कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट गैस, इंक्रीज, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, because at high pressure more of the adsorbate particles collide with adsorbent surface and get radially adsorbed। बात समझ गए ना कि प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे और उनका एड्जॉर्प्शन सरफेस पर ज्यादा होगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल हाईएस्ट, या कहें कि मैक्सिमम, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एट सैचुरेशन स्टेट, मतलब जब सरफेस एरिया कवर्ड हो गया, मान लो माना जाए कि ओनली वन लेयर बन रही है, तब उस समय क्या होगा, एड्जॉर्प्शन रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जितना पहुंचना था एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया, नो मोर एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एट दिस स्टेट रिक्वायर्ड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। मतलब हम यहाँ प्रेशर में, यहाँ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, तो पहले आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ कांस्टेंट हो गया एड्जॉर्प्शन का रेट, तो उस समय जो स्टेट मिलती है उसे बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। उस समय जो सरफेस थी, जो मतलब एड्जॉर्बेंट की जो टोटल सरफेस थी वो कवर्ड हो गई, तो उसके बाद फिर एड्जॉर्प्शन इतना नहीं बढ़ता मेजरेबल, तो उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। और इस समय जो प्रेशर की कंडीशन होगी उसे बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर। तो समझ गए बच्चों कि दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता है, क्योंकि अधिशोषक की सतह पर अधिक कण टकराते हैं, शीघ्रता से अधिशोषित होते हैं, क्रांतिक ताप और दाब पर अधिकतम अधिशोषण होता है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा वन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अधिशोषण अधिकतम हो जाता है।
स्थिर हो जाता है और कुछ समय बाद फिर अधिशोषण जो है स्थिर हो गया, इसे बोलते हैं संतृप्त अवस्था। और इस समय जो दाब लगता है उसे क्या बोला गया है, संतृप्त दाब। तो हर एक एडजॉर्बेंट के लिए कुछ ना कुछ एक प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जहां पर उनका सैचुरेशन हो जाता है। तो वो हम अलग से देखेंगे, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो जो थर्ड फैक्टर है और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो देखो जो एडजॉर्प्शन है ना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। तो एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल है कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो प्रोसेस है ना वो फॉरवर्ड की अपेक्षा बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा रेट से चलने लगेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा आ रहा है वो कैसे मेंटेन हो। तो वो कैसे मेंटेन हो सकता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सोथर्मिक इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये एंडोथर्मिक होगी। समझ गए ना? मतलब है कि डिसॉर्प्शन अगर चले तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो जो हीट एक्स्ट्रा बढ़ रही है या जो निकल रही है या एक्स्ट्रा टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो वो डिसॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो इस तरह से जो एडजॉर्प्शन रेट है ना वो हाई टेम्परेचर पर कम हो जाता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें मेनली तो वो हाई टेम्परेचर पर कम हो जाता है। और वैसे भी मैंने थर्मोडायनामिक्स में अच्छी तरह से आपको समझाया है कि फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्यों डिक्रीज होता है। समझ गए ना? तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हीट निकल रही है वो डिसॉर्प्शन रेट बढ़ा देगी, और ऊपर से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मेंटेन करने के लिए डिसॉर्प्शन रेट बढ़ा देगा। और हम जानते हैं कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन मैक्सिमम रेट पर होता है, क्योंकि उस समय जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यही लिखा है बच्चों कि अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए लीस आते नियम के अनुसार अधिशोषण की मात्रा ताप वृद्धि से घटती है। भौतिक अधिशोषण क्रांतिक ताप पर अधिकतम होता है। तो इस तरह से ये है अधिशोषक और ये है अधिशोष। इनका अधिशोषण का ऊष्मा निकली, आपने ताप बढ़ाया तो ये इस तरफ रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगी ताकि बढ़ा हुआ तापमान मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो एडजॉर्प्शन है, ये कहें कि जो एडजॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। इतना याद रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो जो फोर्थ फैक्टर है वो है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब है कि जो अधिशोषक है, ठीक है, अधिशोषक उसकी सतह का सक्रियण किया जाए, एक्टिवेशन किया जाए, मतलब उसकी सरफेस के जो है और ज़्यादा एक्टिव बनाया जाए ताकि उसमें एडजॉर्प्शन और रेट बढ़ जाए। और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि एडजॉर्बेंट की सरफेस को एडजॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए ज़्यादा एक्टिव करना ही क्या कहलाता है, इसका एक्टिवेशन। इसके लिए क्या किया जा सकता है कि एडजॉर्बेंट की सरफेस को ज़्यादा रफ बना दिया जाए घिसकर, या फिर एडजॉर्बेंट को छोटे छोटे पीस में टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ये ज़्यादा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन शो करे। तो यही लिखा है कि इंक्रीज इन द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया को बढ़ाना होगा, जिसके लिए क्या, विच कैन डन बाय मेकिंग द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट रफ और बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस। या तो रफ कर दो या छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टुकड़ों में तोड़ दो। समझ गए बच्चों कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना ही अधिशोषक का क्या है, सक्रियण कहलाता है। इसके लिए हमें क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हम सतह को ज़्यादा खुरदरा कर दें या अधिशोषक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। तो ऐसे में सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। आप एक स्पैन को 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े बढ़ाते जाओगे, हर बार इनके फेसेस बढ़ती जाएंगी तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक्टिवेशन किया जा सकता है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो अगर हम केमिकल
एडजॉर्प्शन की बात करें तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, में अलग हैं। जैसे नेचर ऑफ गैसेस, तो वहां पर आपने फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखा था कि लिक्विफिकेशन जरूरी होता है, यहाँ पर भी गैस का लिक्विफाइड होना जरूरी है। इजीली लिक्विफाइड गैस ज़्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन देगी, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन उन गैसों का ज़्यादा होगा जो हाईली रिएक्टिव होती है, मतलब है जिनकी रिएक्टिविटी, जिन गैसेस की ज़्यादा है उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा केमिकल एडजॉर्प्शन। जैसे कि मान लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, इनका लो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, ये कम एडजॉर्ब होती है, जबकि HCl, NH3, H2S ये हाईली एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन शो करती है। तो समझ गए बच्चों कि उच्च क्रियाशील गैसों का अधिक अधिशोषण होगा, क्योंकि ये एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। जो गैस जितनी रिएक्टिव उतना ज़्यादा रिएक्शन होगी और उतना एडजॉर्प्शन होगा। तो एक यहाँ बात ध्यान रखें कि रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, तो केमिकल एडजॉर्प्शन जो है ना, एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर केमिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें भी एक लिमिट आती है टेम्परेचर जहाँ तक ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो इस यही लिखा है कि हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ, ठीक है, एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो यही कारण है कि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर अधिक होता है। समझ गए बच्चों। और रिएक्टिविटी ऑफ एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेंट का भी रिएक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के नेचर में सिमिलरिटी होनी चाहिए। रिएक्टिव है तभी रिएक्शन होगी, तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव एडजॉर्बेंट होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। मतलब अधिक क्रियाशील अधिशोषक में जैसे कि Fe है, आयरन का रस्टिंग ज़्यादा होती है, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी सरफेस जरा से भी खुल जाए तो जल्दी से इनमें कोरोजन या रस्टिंग हो जाएगा, तो इनमें अधिशोषण भी ज़्यादा होगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वही हैं जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, मतलब प्रेशर भी केमिकल एडजॉर्प्शन को बढ़ाता है, एक्टिवेशन भी, सरफेस का एक्टिवेशन भी केमिकल एडजॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं मैंने आपको बताया। आप इसे अच्छी तरह देखें, समझें, आप बहुत इजी समझ सकते हैं। मैं एक शॉर्ट टिक बताता हूं आपको याद करने की, आप इसे नोट करें। अब देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन के फैक्टर अफेक्टिंग को कैसे याद रखनी है, तो आपको ऐसे याद रखना है, पास्कल है, P से मतलब प्रेशर, A से एरिया, S से सैचुरेशन स्टेट, C से है क्रिटिकल टेम्परेचर, Cl से क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब हाई होने चाहिए, तब फिजिकल एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और केमिकल एडजॉर्प्शन में देखो क्या याद रखना है, सब वही है, बस थोड़ा सा और बढ़िया है। इसमें भी प्रेशर हाई चाहिए, एरिया भी हाई चाहिए, सैचुरेशन स्टेट भी हाई होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सैचुरेट होने तक बढ़ जाए। टेम्परेचर भी इसमें बस टेम्परेचर हाई चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, और रिएक्टिविटी, R से यहाँ पर है रिएक्टिविटी, ये सब होनी चाहिए। मतलब पास तो कर, ये पास तो कर है और ये पास्कल है, इतने में याद कर लेना। ये दोनों में H का मतलब है हाई, ये सारे हाई होने चाहिए और इसमें ये सब हाई होने चाहिए, तब रिएक्शन जो है, बस इसमें टेम्परेचर नहीं हाई होना चाहिए, बाकी सब इस तरह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एडजॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, इन्हें आप विशेष ध्यान रखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।